नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बधाई हो मम्मी, आपके बेटे की गृहस्थी टूट गई। सुनीता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फायदा, सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज की किचकिच से तंग आकर मोनिका दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा सुरेश, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो सुरेश बहुत चुप चुप रहने लगा था, न खाने का होश न पीने का। सुनीता जी वह पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी यही आदतों से उनके पति मनोहर लाल जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि सुनीता जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरे का सुख नहीं देखा जाता है, वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। पर सुनीता जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वो थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वह नहीं जाती है और वे अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही नहीं, इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। सुरेश उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सुनीता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपने ही पसंद की लड़की से करेगी और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वे अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन ही मन में रह गए, क्योंकि सुरेश कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट को, मोनिका को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब सुरेश ने ये बात घर पर बताई तो सुनीता जी बहुत गुस्से हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और मोनिका उनकी बहू बनकर घर आ गई। मोनिका बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही सुनीता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया। बेटा, वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर सुनीता देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि सुनीता उनकी सोच से ज्यादा ही अच्छी है। अगर वे बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थीं और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वह अक्सर उनको भड़काती। अरे सुनीता जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने सुरेश को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि सुरेश इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे सुनीता जी के मन में मोनिका के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव भरते गए थे। पहले ही मोनिका उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज्यादा उससे चिढ़ रहने लगी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई थी, दो प्यारे बच्चों की, पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगती थी। मोनिका से मनोहर लाल जी और सुरेश
दोनों ही उनके समझाते पर वह जिद्दी बच्चे समान हो गई थी। किसी की बात पर उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता था। उनको तो मोनिका एक आंख न भाती। मोनिका भी अब परेशान हो गई थी। मोनिका का भी इसी क्लेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और सुरेश से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी। परंतु सुरेश उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकते हैं। इस वृद्धावस्था में उनको साथ ही रहना होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। मोनिका इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। सुनीता जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब मोनिका का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका न मिले। अब सुनीता जी की सहेलियां उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंक में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका सुरेश तो जल्दी आ जाता है। पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहां इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुन सुनकर सुनीता देवी सुरेश को भी भड़काने लगी थी। सुरेश जो रोज रोज के क्लेश से वैसे ही परेशान था, वह अब मोनिका पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर मोनिका का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफर करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज मनोहर लाल जी और उनके परिवार के और लोग भी सुनीता जी की हाँ को इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैया और अहंकार के और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर में आग लगा बैठी और रो रही थी। आज सुनीता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे सुरेश से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आया। सुरेश ने कहा, किस मुंह से मैं उससे लेने जाऊं? माँ, मैंने उससे किया एक भी वादा नहीं निभा सका। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहां वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। मनोहर लाल जी ने कहा, सुनीता जी, अब आपकी से यही सजा है। अब आप इसमें अकेले ही रहें और इस घर पर बस आपका राज होगा। सुनीता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती? जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी? हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही न दिखे। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक का नजर नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे, आपके साथ नहीं होगा कोई। सीमा की शादी के 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली ननद जैसी थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए सीमा और अकेली हो गई थी। सीमा हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। सीमा की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन सीमा को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं था।
क्योंकि उसका पति दीपक उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी सीमा किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे सीमा, सीमा की सास ने सीमा को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। सीमा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास, 4 धाम की यात्रा पूरी करके। फोन आया है अभी अभी, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा। कल सुबह जल्दी आ जाएगी वह। दीदी के मेथी के पराठे बहुत पसंद हैं। मेथी साफ करके रख देना। अभी वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेगी, उसको सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसकी पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना सीमा, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। सीमा ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो, मैं बोलूंगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर सीमा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति दीपक ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे दीपक ने गुस्सा होकर सीमा के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। सीमा ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था दीपक के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। सीमा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थीं। सीमा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। सीमा और दीपक ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। सीमा चाय नाश्ता बनाने चली गई और दीपक मौसी जी के पास से ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। सीमा की सास बोली, दीदी, आपको भी शोभा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी? और जोर जोर से हंसने लग गई। सीमा की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच दीपक वहां से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज लगा दे सीमा को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। दीपक पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से सीमा को बाहर बैठा हुआ आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया कि आपकी बातें सुनकर अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई दीपक को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश सीमा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में, किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे सीमा खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले दीपक को देख रही थी। आंखों के कोरे गीले हो चुके थे। सीमा को दीपक ने शरारती मुस्कान से देखा। सीमा को लगा 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया। आज मौसी जी लिए सीमा गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई।
पीछे से दीपक भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, अब बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? यह कहानी तो हर घर की है, लेकिन हर माँ को समझना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।